हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने लेसन को कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे टीपू सुल्तान की तलवार और वुंटन स्टील। इससे अपने स्टडी शुरू करनी है। तो भारतीय इस्पात और धातु कला की कहानी हम टीपू सुल्तान के एक मशहूर किस्से से शुरू करते हैं। यानी अपने उस समय की भारत में इस्पात और लोहा धातु थी, उसके बारे में अपने पढ़ना है। तो उसकी शुरुआत करते हैं टीपू सुल्तान की तलवार से। यह वही टीपू सुल्तान था जिन्होंने 1799 तक मैसूर पर शासन किया और अंग्रेज़ों से 4 लड़ाइयाँ लड़ी और हाथ में तलवार लिए लड़ते लड़ते मारे गए थे। टीपू की विश्व विख्यात तलवारें आज इंग्लैंड के संग्रहालयों की बहुमूल्य संपत्ति है। यानी टीपू सुल्तान की तलवार है वो आज कहाँ पर पड़ी है? इंग्लैंड के संग्रहालयों में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीपू की तलवार इतनी खास क्यों थी? दरअसल इस तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी थी कि वह दुश्मन के लोहा कवच को भी आसानी से चीर सकती थी। या इसकी विशेषता क्या टीपू सुल्तान की तलवार की कि वह जो दुश्मन है उसने जो कवच पहन रखा होता था लोहा का, उसको भी आसानी से चीर सकती थी। इस तलवार में यह गुण कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुंटज नामक स्टील से पैदा हुआ था। अब ये जो विशेषता थी तलवार में, ये किस कारण से थी? क्योंकि उसमें कार्बन की अधिक मात्रा वाली जो वुंटज स्टील है उसका यूज किया गया था, जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था। वुंटज स्टील कहाँ बनता था? दक्षिणी भारत में। इस वुंटज स्टील की तलवारें बहुत पैनी और लहरदार होती थी। यानी ये बहुत ज़्यादा तीखी और लहरदार होती थी। इनकी यह बनावट लोहे में गड़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु के 1 साल बाद 1800 में मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसिस बुकानन ने इस बात का ब्यौरा दिया है कि मैसूर की सैकड़ों प्रगलनक भट्टियों में वुंटज स्टील किस तरह बनाया जाता था। यानी टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 में। और 1 साल बाद 1800 में मैसूर की यात्रा करने आया था फ्रांसीसी यात्री था बुकानन। उसने जो बुक लिखी अपनी, उसमें लिखा है कि मैसूर की सैकड़ों भट्टियों में वुंटज स्टील किस तरह बनाया जाता था। इन भट्टियों में लोहे को काठ कोयले के साथ मिलाकर मिट्टी की छोटी छोटी हांडियों में रख दिया जाता था। तापमान के जटिल उतार चढ़ावों को नियंत्रित करने के लिए प्रगालक इस्तेमाल की सिल्लियाँ तैयार कर लेते थे, जिनका न केवल भारत बल्कि पश्चिमी और मध्य एशिया में भी तलवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वुंटज असल में कन्नड़ शब्द उक्कू, तेलुगु शब्द हुक्कू और तमिल व मलयालम शब्द उक्कू का यानी स्टील का बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है। ये भारतीय वुंटज स्टील ने यूरोपीय वैज्ञानिकों को काफ़ी आकर्षित किया था। यानी जो वुंटज स्टील था भारत का, इसने यूरोपीय वैज्ञानिक थे उनको अपनी ओर अट्रैक्ट किया था। विश्व विख्यात वैज्ञानिक और बिजली व विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार करने वाले माइकल फैराडे ने भारतीय वुंटज स्टील की विशेषताओं का 4 साल तक अध्ययन किया था। यानी माइकल फैराडे है जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 4 साल तक वुंटज स्टील पर अध्ययन किया। परंतु दक्षिणी भारत में इतनी प्रचलित वुंटज स्टील निर्माण प्रक्रिया 19वीं सदी के मध्य तक आते आते पूरी तरह लुप्त हो चुकी थी। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ होगा? भारत पर अंग्रेज़ों की जीत के साथ ही यहाँ का तलवार और हथियार उद्योग समाप्त हो गया और भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए लोहे और इस्पात का स्थान किसने ले लिया? इंग्लैंड से आए हुए लोहे और इस्पात ने। ठीक है। गांव की उजड़ी भट्टियाँ। वुंटज स्टील उत्पादन के लोहे के परिशोधन की बेहद परिष्कृत तकनीक जरूरी थी। अब वुंटज स्टील का जब निर्माण होता था तो उसके लिए लोहे को परिशोधन यानी उसको शुद्ध किया जाता था, उसके लिए बहुत ही अच्छी परिष्कृत तकनीक जरूरी थी।
परंतु भारत में 19वीं सदी के अंत तक लोहे का प्रगलन एक सामान्य गतिविधि थी। खासतौर से बिहार और मध्य भारत के हरेक जिले में ऐसे प्रगलक कारीगर थे जो लोहा बनाने के लिए लोहा ऐसे के स्थानीय भंडारों का इस्तेमाल करते थे। यानी जो लोहा ऐसक है वो स्थानीय भंडारों का यूज करते थे लोहा बनाने वाले लोग। इसी लोहे से कारखानों में दैनिक इस्तेमाल के औजार और साधन बनाए जाते थे। ज़्यादातर भट्टियाँ मिट्टी और धूप में सुखाई गई ईंटों से बनी होती थी। प्रगलन का काम कौन करते थे? पुरुष करते थे, जबकि महिलाएं क्या करती थी? धोंकनी चलाती थी। धोंकनी क्या होती है? हवा फेंकने का एक यंत्र है, उसको चलाती थी महिलाएं। वे कोयले को लगातार दहकाने के लिए हवा फेंकती रहती थी। 19वीं सदी के अंत तक आते आते लोहे के प्रगलन का हुनर खत्म होने लगा। यानी लोहे को गलाने का जो हुनर था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। ज़्यादातर गांवों में जो भट्टियाँ थी वो ठंडी पड़ चुकी थी और लोहे का उत्पादन गिरता जा रहा था। अब देखो ज़्यादातर गांव में जो भट्टियाँ बनी हुई थी वो बंद हो गई थी और लोहे का जो उत्पादन हो रहा था पहले वो और कम होने लगा। ऐसा क्यों हुआ? इसकी वजह तो नए वन कानून ही थे जिनके बारे में अपने लेसन नंबर 4 में पढ़ चुके हैं। इसमें वन कानून में क्या था? औपनिवेशिक सरकार ने जो आरक्षित वन थे उनमें लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगाती और लोहा बनाने वालों को कोयले के लिए भला लकड़ी कहाँ से मिलती। अब इनको लोहा बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत थी तो वो कहाँ से मिलेगी? जब सरकार ने इनके वनों में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। लोहे और लोहा ऐसक भी वे कहाँ से ला सकते थे? वन कानूनों को नज़रअंदाज करते हुए वे अक्सर चोरी छिपे जंगलों में जाकर लकड़ी इकट्ठा कर लाते थे, परंतु लंबे समय तक केवल इसी तरह अपना कारोबार जारी नहीं रख सकते थे। लिहाजा बहुत सारे कारीगरों ने यह पेशा छोड़ दिया और वे आजीविका के लिए दूसरे साधन ढूंढने लगे। तो जो भट्टियाँ थी वो बंद हो गई। कुछ क्षेत्रों में सरकार ने जंगलों में आवाजाही की अनुमति दे दी, लेकिन प्रगल्भों को अपनी प्रत्येक भट्टी के लिए वन विभाग को बहुत भारी कर चुकाने पड़ते थे, जिससे उनकी आय गिर जाती थी। यानी उनकी कमाई तो हो ही नहीं रही थी, उनको नुकसान हो रहा था। 19वीं सदी के आखिर तक ब्रिटेन से लोहे और इस्पात का आयात भी होने लगा। इसी के साथ इंग्लैंड में जो लोहा और इस्पात बनता था उसका आयात इंग्लैंड से भारत में किया जाने लगा। भारत में जो लुहार थे वो घरेलू बर्तन और औजार आदि बनाने के लिए आयातित लोहे का इस्तेमाल करने लगे। जो विदेशों से लोहा आ रहा था उसका प्रयोग वो करने लगे। इसकी वजह से जो लोकल के प्रगल्भ थे उनके द्वारा बनाया जा रहा लोहा था उसकी मांग कम होने लगी। 20वीं सदी के शुरुआत तक लोहा और इस्पात बनाने वाले कारीगरों के सामने एक नई चुनौती खड़ी हुई। ये चुनौती होगी भी, अब उनकी जो लोहे की डिमांड है वो बिल्कुल कम हो गई थी। उनके सामने समस्या आ गई कि वो लोहा गलाने के लिए जो उनके पास ऊर्जा चाहिए, लकड़ी चाहिए, वो लकड़ी कहाँ से लेके आएंगे। वन कानून बन गए नए नए, जिनके कारण लोगों की आमदनी कम होने लगी और भट्टियाँ वो बंद होने लगी। अब देखो भारत में लोहा और इस्पात कारखानों का उदय वो था लोकल, छोटे रूप में लोहा और इस्पात तैयार किया जाता था। तो भारत में जब लोहा इस्पात कारखानों उदय कब हुआ? ये बात है 1904 की। अप्रैल के महीने में अमेरिकी भूवैज्ञानिक था चार्ल्स वेल्ड और जमशेदजी टाटा। ये भारतीय जमशेदजी टाटा सबसे बड़े बेटे थे दोराबजी टाटा छत्तीसगढ़ में लोहा ऐसक भंडारों की खोजबीन करते घूम रहे थे। लोहा ऐसक के भंडार खोज रहे थे वे भारत में एक आधुनिक लोहा एवं इस्पात संयंत्र लगाने के लिए अच्छे लोहे ऐसक भंडारों की तलाश में कई महीने और काफ़ी सारा पैसा खर्च कर चुके थे। जमशेदजी टाटा भारत में बड़ा लोहा इस्पात कारखाना लगाने के लिए अपनी संपत्ति का बड़ा भाग खर्च करने को तैयार थे। इसके लिए पहली शर्त यह थी कि उम्दा लोहा
उम्दा लोहे एसिड भंडारों का पता लगा लिया जाए। सबसे पहली शर्त रखी उन्होंने भी, मैं पैसा तो खूब लगाऊंगा लेकिन जो लोहा ऐसे होना चाहिए वो उच्च क्वालिटी का होना चाहिए। एक दिन कई घंटे तक जंगल की खाक छानने के बाद वेल्ड और दुराब जी एक छोटे से गांव में गए। वहां उन्होंने देखा कि कुछ लेडीज और जेंट्स है वो टोकरियों में भरकर लोहे ऐसे ला रहे थे। ये अंगरिया समुदाय के लोग थे। जब उनसे पूछा गया कि वे ऐसे कहाँ से लाए हैं तो उन्होंने दूर एक पहाड़ी की तरफ उंगली कर दी। वेल्ड और दुराब जी घने जंगलों से होते हुए काफ़ी देर बाद थक कर उस पहाड़ी पर जा पहुँचे। पहाड़ी का अध्ययन करने के बाद वेल्ड ने बताया कि उन्हें जिस चीज़ की तलाश थी वह मिल चुकी है। यानी उन्हें क्या जरूरत थी, उच्च क्वालिटी की लोहा ऐसे भंडार की जरूरत थी और वो उन्हें मिल चुका है। रजाराम पहाड़ियाँ दुनिया की सबसे बेहतरीन लोहे ऐसे भंडारों में से एक थी। यानी वो जिस पहाड़ी पर अंगारी समुदाय के लोग लोहे ऐसे ला रहे थे वो कौन सी पहाड़ियाँ थी, रंजारा की पहाड़ियाँ थी, जहाँ पर सबसे उच्च क्वालिटी का लोहा ऐसे था। लेकिन यहाँ एक परेशानी और आ गई उनके सामने। क्या थी? यह इलाका क्या था, सूखा था और कारखाना चलाने के लिए अपने को पानी चाहिए था और आसपास पानी नहीं था। लिहाजा कारखाना लगाने के लिए सही जगह के बारे में टाटा की तलाश जारी रही। अब इनको उच्च क्वालिटी का लोहा ऐसे मिल चुका है लेकिन अब इनको एक ऐसी जगह की तलाश है जहाँ पर वो अपना कारखाना स्थापित कर सके और वहाँ पर पूरा पानी की व्यवस्था हो। अंगरिया समुदाय के लोगों ने ही लोहे ऐसे का एक और स्रोत ढूंढने में मदद की जहां से बाद में भिलाई स्टील संयंत्र को लोहे ऐसे की आपूर्ति की गई। कुछ साल बाद सुवर्णरेखा नदी के तट पर बहुत सारा जंगल साफ करके फैक्ट्री और एक औद्योगिक शहर बसाने के लिए जगह बनाई गई। अब देखो पानी की जरूरत है तो नदी के पास में ही जंगल को साफ करके फैक्ट्री लगा ली और एक नया शहर बसाने की योजना बना ली। इस शहर को जमशेदपुर का नाम दिया गया। जमशेद जी टाटा के पुत्र थे दुराब जी, वो ही फैक्ट्री ले आ रहे थे। तो जो नया शहर बसाया गया सुवर्णरेखा नदी के किनारे वो दुराब जी टाटा के पिता के नाम पर जमशेदपुर का नाम दिया गया। इस स्थान पर लोहे ऐसे भंडारों के निकट ही पानी भी उपलब्ध था। यहाँ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना हुई जिसमें 1912 से स्टील का उत्पादन होने लगा। पहली जो स्टील इंडस्ट्री लगी अपने यहाँ वो 1912 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लगी जिसको लगाया थे दुराब जी टाटा ने। टिस्को की स्थापना बहुत सही समय पर हुई थी। 19वीं सदी में आमतौर पर ब्रिटेन में बने स्टील का आयात कर रहा था भारत में रेलवे के विस्तार की वजह से ब्रिटेन में बनी पटरियों की यह भारी मांग थी। अब ब्रिटेन में जो लोहे की पटरी बनी हुई थी, भारतीय रेलवे का विकास हो रहा था तो उसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। काफ़ी समय तक भारतीय रेलवे से जुड़े अंग्रेज विशेषज्ञ यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि भारत में भी श्रेष्ठ इस्पात का निर्माण संभव है। यानी जो रेलवे की लाइन बना रहे थे, रेलवे से जुड़े हुए अंग्रेज विशेषज्ञ थे, वो ये मानने को ही तैयार नहीं थे कि भारत में भी उच्च क्वालिटी का इस्पात है, उसका निर्माण संभव है। जब तक टिस्को की स्थापना हुई हालात बदलने लगे। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को यूरोप में युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया गया। यानी ब्रिटेन में जो संयंत्र लगे हुए थे, जो फैक्ट्री लगी हुई थी, उनको किस में लगा दिया, युद्ध संबंधी जो आवश्यकता थी उनको पूरा करने में लगा दिया। इस तरह भारत आने वाला जो ब्रिटिश स्टील है उसकी मात्रा थी उसमें भारी गिरावट आई। रेल की पटरियों के लिए भारतीय रेलवे टिस्को पर आश्रित हो गई। यानी वो पूरी तरह से टिस्को पर निर्भर हो गई। जब युद्ध लंबा खिंच गया तो टिस्को को युद्ध के लिए गोलों के खोल, रेलगाड़ियों के पहिए बनाने का काम भी सौंप दिया गया। यानी ब्रिटेन यानी यूरोप में जो युद्ध में प्रयोग होने वाले गोले हैं उनके बाहर वाला खोल, रेलगाड़ियों के पहिए बनाने का काम भी टिस्को को सौंप दिया गया। 1919 तक स्थिति यह होगी कि टिस्को में बनने वाले 90% इस्पात था उसको औपनिवेशिक सरकार ही खरीद लेती थी। यानी यहाँ पर जितना भी लोहा इस्पात बन रहा था उसको ब्रिटिश सरकार खरीद लेती। जैसे जैसे समय बीता टिस्को समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में
इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन चुका था। सूती कपड़े की तरह लोहे इस्पात के मामले में भी औद्योगिक विस्तार तभी शुरू हुआ जब भारत में ब्रिटिश आयात गिरने लगा और भारतीय औद्योगिक वस्तुओं की मांग में इजाफा हुआ। ये बदलाव पहले विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद सामने आए। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुआ, औद्योगिक वर्ग ताकतवर होता गया और सरकारी संरक्षण की मांग है वो बुलंद होती गई। भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्षरत ब्रिटिश सरकार को औपनिवेशिक शासन के आखिरी दशकों में इनमें से बहुत सारी मांगें माननी पड़ी। तो ये अपना लेसन है वो आज पूरा हो गया है। अब अपने नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसके करेंगे सॉल्यूशन। तब तक आप सभी बच्चे इस लेसन को पूरी तरह से स्टडी करें, इसमें जो इम्पोर्टेंट लगता है उसको अंडरलाइन करें, और जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब के थ्रू आपको, वो वीडियो आप पूरी देखें, उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।